बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सिंध हाउस सियासी और सहाफ़ती हलकों का मरकज़ निगाह बना हुआ है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनरिफ अरकान असम्बली की वीडियोज़ और मीडिया इंटरेक्शन मंजर आम पर आई, जो आजकल इन दिनों सिंध हाउस में मुकीम है। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने स्वात में जलसे आम से खिताब करते हुए कहा था कि सिंध हाउस इस्लामाबाद में अमाज का बन गया है हॉर्स ट्रेडिंग की और नोटों के बैगों से अरकान असम्बली की खरीदो फरोख्त का अमल जारी है। आज वफाकी वज़रा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी साहब ने कहा कि सिंध हाउस आज का छंगा मांगा है। आपके इल्म है कि छंगा मांगा की तारीख जब हिज़्ब 1989 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा की हुकूमत के खिलाफ अदम इत्तेमाद लाई जा रही थी, तो किस तरह छंगा मांगा में लोगों को ठहराया गया और वहां कैसे अरकान असम्बली को रखा गया था, तो उस रेफरेंस से वो बात कर रहे थे। लेकिन साथ साथ इस अज़म का भी उन्होंने इजहार किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने नजरिए और सियासी असूल पर कायम है, हरगिज़ किसी को ना तो खरीदा जाएगा। लेकिन उन्होंने इस बात का वाज़ेह तौर पर इशारा किया कि जो मुनरिफ अरकान कौमी असम्बली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इनके खिलाफ जो लीगल प्रोसीडिंग्स है उनका आगाज किया जाएगा। इसी तनाजुर में गुफ्तगू करेंगे। बिलाशुबा लम्हा फिक्रिया है हमारी अहले सियासत के लिए, उसके लिए मौजूद मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया आज के प्रोग्राम का तारुफ हम आपसे करा देते हैं। हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं DSNG लिंक पर आफ्ताब जहांगीर साहब। आप मेंबर कौमी असम्बली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आपका ताल्लुक है, आपका बहुत शुक्रिया। जबकि स्काइप पर हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ तजिया निगार हबीब अकरम साहब, दुनिया न्यूज से वाबस्ते हैं, अपने प्रोग्राम को होस्ट करते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अली जफर साहब, सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन हैं, साबिक वजीर कानून और वजीर इत्तलात रह चुकी हैं। मैं तमाम मौजूद मेहमानों को वेलकम करता हूं। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपोजिशन को भी कि हमारे शो में आके ज्वाइन करेंगे और इस तमाम एपिसोड के हवाले से अपना नुक्ता नजर PTV के व्यूअर्स के सामने रखेंगे। आप लोगों की इजाजत से बैरिस्टर अली जफर साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। बैरिस्टर साहब, मैं चाहूंगा जरा थोड़ा सा हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि अब चूंकि अरकान असम्बली सामने आए हैं और सिंध हाउस में वो मौजूद हैं, आर्टिकल 63A जो पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी के हवाले से एक्टिव होता है, इसकी जो क्लॉज है 63A(1), मैं आपसे जानना चाहूंगा, हमारे व्यूअर्स को बताइएगा, अगर इस तरह एलानिया तौर पर हुकूमत वक्त से इख्तलाफ किया जाए और उसकी उन्हीं के निशान पर आप MNA मुंतखब हों, इनके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है बाय द पार्टी प्रेसिडेंट या पार्टी चेयरमैन? ये देखिए 63A बड़ा वाजे है जी, और वो कहता है कि जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का मामला हो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, तो उसमें हर जो पार्लियामेंटेरियन है पार्टी का, उनको लीडर जो है पार्टी का की इंस्ट्रक्शन हदायत जो भी दे वो उसकी पाबंदी करनी है, और अगर वो खिलाफवर्जी करेंगे वो हदायत की इस मामले में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के मामले में, तो फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाए। अच्छा। और 63A में बड़ा वाज़ेह तरीके से बताया गया है कि उसका तरीकेकार क्या है डिस्क्वालिफिकेशन का। ये जो लीडर होते हैं पार्टी के, वो अगर फैसला करें कि उनको डिस्क्वालीफाई करना है, तो वो डिस्क्वालिफिकेशन का लेटर जो है स्पीकर को लिख देते, और स्पीकर लेटर के ऊपर 3 दिन के अंदर अंदर कार्रवाई करके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेज देते हैं, और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को वो कैंडिडेट की डिस्क्वालिफिकेशन, पार्लियामेंट्री डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो डिक्लेयर कर देती। ये डायरेक्ट तरीका है क्वालिफिकेशन का और ऑटोमेटिक। अच्छा, ये मुझे बताएगा, आपने कहा 3 दिन के अंदर अंदर स्पीकर जो है वो इलेक्शन कमीशन को ये भेज सकते हैं और उनकी डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है। ये एक राय ये भी आई थी, चूंकि आप माहिर कानून है, कि जी जब वोट डाला जाता है तब वो डिफेक्शन क्लॉज एप्लीकेबल हो जाती है। जो इंटेंशन है अब तो वो वाज़ेह तौर पे नजर आ रही हैं, जिन अरकान असम्बली के इंटरव्यूज मीडिया पे आए कि वो अपनी पार्टी जिसके निशान पर जीत कर रहे हैं उनसे इख्तलाफ कर रहे हैं जाहिरी तौर पर, तो इंटेंशन पर भी इसकी एप्लीकेबिलिटी हो जाती है। बैरिस्टर अली जफर साहब, जो आइन में तो ऐसी बात नहीं लिखी। आइन में तो जब आप खिलाफ वर्जी करें तो उसका एक प्रोसेस होता है, ठीक, और अब उन्होंने इंटेंशन तो डिक्लेयर कर दी है, लेकिन जब तक वो एक्ट नहीं करेंगे तो ये ट्रिगर नहीं होता।
ओके, नजर में। अच्छा, ट्रिगर नहीं होता। दूसरा मुझे जरूर बताइएगा, मैं आपकी मौजूदगी का फायदा उठा के, हमें निसार चीमा साहब ने भी ज्वाइन किया, मेंबर कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है, आपको भी हम फॉर्म में वेलकम करते हैं चीमा साहब। अली जफर साहब, एक और सर सवाल जरूर आपसे जानना चाहूंगा। सर, गवर्नर रूल की भी बात हुई, शेख रशीद साहब जो वजीर दाखिला हैं उन्होंने कहा कि उन्होंने वजीर आजम पाकिस्तान को मशवरा दिया है कि सिंध हाउस में जो एक्टिविटीज हो रही हैं वो गैर आईनी है, लिहाजा गवर्नर राज लगाया जाए। मैं आपसे जानना चाहूंगा आपकी इस हवाले से क्या राय है, कानूनी तौर पर और सियासी तौर पर? देखिए, जो दूर उनका मैंने स्टेटमेंट सुना और उन्होंने कहा कि मैंने ये एक तरह से दरखास्त की है प्राइम मिनिस्टर साहब, लेकिन वो अभी कोई ऑफिशियल दरखास्त नहीं है। तरीकेकार ये होता है कि अगर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर कोई इस किस्म का फैसला चाहती है तो एक समरी मूव करेगी और काबीना के पास जाएगा और काबीना फिर उसको कंसिडर करके फैसला करेगी। लेकिन गवर्नर राज के लिए बहुत मुख्तलिफ कंडीशंस हैं जो आइन में दी हुई हैं। तो सिर्फ ये कह देना कि ये एग्जांपल ले लेना, सिंध के जो सिंध हाउस में जो कुछ हो रहा है उसकी वजह से गवर्नर राज बनाया जाए, राज दायर कर देना चाहिए। ठीक, ये कोई अभी इतना क्लैरिटी नहीं है कि कानून तो इसकी इजाजत नहीं देगा, लेकिन अगर वो इंटीरियर मिनिस्ट्री कोई प्रॉपर समरी बनाती है तो उसको कैबिनेट कंसिडर करेगी और फिर फैसला करेगी। अभी तो बहुत एक स्टेटमेंट ही आई है, लेकिन ये हुकूमत की स्टेटमेंट नहीं, ये मेरे ख्याल है उनकी जाती राय है। ठीक है, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अली जफर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और अपनी आरा से हमें नवाजा। मैं चाहूंगा कि हबीब अकरम साहब, सर इससे पहले कि मैं तहरीक इंसाफ और PMLN अपोजिशन का नुक्ता नजर लेकर आऊं ऑन दिस एपिसोड, आपकी मैं राय लेना चाहूंगा। लास्ट टाइम भी जब गुफ्तगू हो रही थी तो उस वक्त हम सियासत में अखलाकियात की बात कर रहे थे, वोट को इज्जत की बात कर रहे थे। आज जो ये वीडियो सामने आई और मुनरिफ अरकान असम्बली का सिंध हाउस में मौजूदगी, वहां कयाम और उनकी गुफ्तगू, इस पर आपका क्या तबसरा है हबीब अकरम साहब? देखिए, दस्तूर और कानून तो हमें जी चलें। हबीब साहब, मेरे ख्याल में आपका थोड़ा सा फ्रीजिंग आ रही है हमारे जी अब चलें, फ्रीजिंग आ रही है। हम कोशिश करते हैं कि अगर हम आपको टेलीफोन लाइन पर लें और तो फिर हम आपका मौकफ लेना चाहेंगे। मैं जानना चाहूंगा आफ्ताब जहांगीर साहब, सर बताइएगा, आप कराची में मौजूद हैं, ये गवर्नर राज की बात या गवर्नर रूल की बात जो शेख रशीद साहब ने की, उसका सवाल का जवाब भी मैंने लिया बैरिस्टर अली जफर साहब से। आपके कोलीग्स आज हमें नजर आए सिंध हाउस में, और जाहिर बात है उसमें डॉक्टर उमेश कुमार, उनका ताल्लुक भी कराची सिंध से है, वो मौजूद थे, दीगर MNAs भी वहां पर थे। गिले शिकवे उनके हैं और वो कह रहे हैं हम जी इख्तलाफ रखते हैं अपनी पार्टी की राय से। तो इस हवाले से अब PTI क्या इस पे वे फॉरवर्ड होगा? हमें हुकूमती वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आ गई, मैं आपका नुक्ता नज़र भी जानना चाहूंगा। ये जो अपना हाउस इन ऑर्डर करने की जो बात की जा रही थी, आप समझते हैं आज के जो वीडियो सामने आए हैं वो उसके लिए PTI के लिए भी एक इशू है और इसको आपको टैकल करना है? बहुत शुक्रिया अनवार कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मौका दिया जी। और आपके जितने पार्टिसिपेंट हैं, हबीब भाई, जफ़र साहब, चीमा साहब, उन सबको मेरा सलाम। देखिए, बात यह है कि आज एक नई तारीख रकम हुई है। माजी में छांगा मांगा और मरी और पता नहीं क्या क्या था, लेकिन स्वात सिंध हाउस जी हो सकता है आने वाले फ्यूचर में बलूचिस्तान हाउस हो जाए, फिर पंजाब हाउस हो जाए, फिर KPK हाउस हो जाए, एक नई तारीख। देखिए, मैं ये समझता हूँ, मैं ऑनेस्टली आपको ये बात कह रहा हूँ अनवार भाई, कि मैं ये समझता हूँ कि इख्तलाफात होते हैं, मुझे भी बहुत शदीद इख्तलाफात हैं। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह मुझे डिलीवर करना चाहिए था कराची के अंदर है, तरक्याती काम के हवाले से, रोज़गार के हवाले से है, उसमें मैं वो उस तरह डिलीवर नहीं कर सका। ठीक, तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं अपनी वफादारी तब्दील करूं। अगर आप वफादार थे, क्योंकि आप थे नहीं वफादार, आपने रमेश की बात की, रमेश की आप हिस्ट्री उठा के देखे, पहले पीपल्स पार्टी में था, फिर नून लीग में था, फिर PTI में आया। अब किसकी एमा पे लिया जाता है ये मुझे नहीं मालूम, वो किसका एजेंट है मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर अखलाकी तौर पर अगर उसके पास जुर्रत है, राजा रियाज के पास जुर्रत है, नूर आलम के पास जुर्रत है, तो वो रिज़ाइन करते 6 महीने पहले, साल पहले,
और कहते कि जी हम आपके साथ नहीं चल सकते, आप हमारी तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरे, हमने आपकी सीट से रिज़ाइन किया है, हम आवाम की अदालत में जाएंगे और वहाँ से वोट लेकर चाहे किसी की टिकट पे लेकर आते, चाहे आज़ाद लेकर आते और आने के बाद उनके साथ शामिल होते। आपने देखा कि जब वो हुकूमत बनी तो राजा रियाज को पार्लिमानी सेक्रेटरी बनाया गया, उसने पार्लिमानी सेक्रेटरीशिप लेने से इनकार किया, कहा कि नहीं मैं तो वज़ीर बनने के लायक हूँ, मैं तो वज़ीर बनना चाहता हूँ, है उसको एतराज़ हो गया जी। नूर आलम साहब की ये शिकायत थी कि मुझे वज़ीर क्यों नहीं बनाया गया, ये मैं आपको हकीकत बयान कर रहा हूँ। अच्छा। रमेश साहब की ये बहुत सारी शिकायतें थी कि मुझे मिनॉरिटी कमीशन का, मुझे औकाफ का, मुझे फलाने का, मुझे चेयरमैन क्यों नहीं बनाया गया, मुझे मिनिस्टर में क्यों नहीं बनाया गया, क्योंकि वो अकले कुल है। वो कहता है मैं तो पूरी दुनिया में कॉलम्स लिखता हूँ, मैं तो पता नहीं क्या चीज़ हूँ। आप यकीन करें कि मुझे इतनी तकलीफ हुई है कि ये कौन सा तरीका है सियासत का। सियासत के असूल हैं कुछ। आज अगर अभी जैसे आपने गवर्नर राज की बात की, मैं उसकी तायद नहीं करूंगा, मैं कहता हूं कि जमहूरियत को मजबूत होना चाहिए। शेख रशीद साहब ने अपनी राय ज़रूर दी है, लेकिन मैं उस समझता हूं कि गवर्नर राज हल नहीं है मसले का। मसले का हल ये है कि हमें अपने ऊपर, अपने किरदार के ऊपर कितना पाबंद है। हम नुक्ता उठाया कॉल पर अभी मैं देख रहा था कि एक चैनल के ऊपर राजा रियाज को दिखाया गया 2021 के किसी डेट मुझे याद नहीं कि मैं आखिरी दिनों की, कि जब वो कोई बिल में वोट देने के लिए आ रहे तो मीडिया ने पूछा तो उसने कहा जी अब हम राजी हो गए, अब हम पीटीआई के थे, पीटीआई में रहेंगे, पीटीआई के साथ जीना है, पीटीआई के साथ मरना है। ठीक है। अब क्या हुआ, 18 करोड़ है। और नून लीग का टिकट, उसने कहा क्या काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में कि मैं नून लीग के टिकट के ऊपर बिका हूं। पहले तो लोगों को हमने देखा कि किसी और चीज पे बिकते हुए ये टिकटों पे बिकना शुरू हो गए। और क्या गारंटी है कि इसको आने वाले वक्त में जो है आवाम जो है इसको कबूल करेगी भी नहीं करेगी। आप यकीन करें, मैं ये जितने लोग हैं इनको, इनके हल्के के लोग, इनके आवाम जो है वो इस तरह मुस्तरद करेगी कि आप सोच नहीं सकते। आपने नून लीग के टिकट की बात की, हमारे पास नून लीग क्या मैंने मौजूद है। जी इजाजत दीजिएगा कि वो इजाजत दीजिएगा, मैं एक मेरी बात होने दे, मेरी बात खत्म होने दे। कहते वो अनवर एक मेरी बात मुकम्मल हो जाए फिर आप वजिया क्या कहती है, वजिया को इज्जत कितनी मिली, रिजर्व सीट्स के ऊपर आई, रिजर्व सीट्स के ऊपर आई, पार्लिमानी सेक्रेटरी बनी, पार्लिमान में खड़े होकर हमारी एजुकेशन के जो मिनिस्ट्री है उसके ऊपर, हमारी पॉलिसियों के ऊपर है ऑपोजिशन को जवाब दिया करती थी, और बड़े फख्र से कि देखा मैंने कैसा जवाब दिया, मैंने क्या कमाल दिखाया, मैंने क्या कारनामा दिखाया। और कहती क्या है, क्या कितनी कीमत लगी होगी, 10 करोड़, 12 करोड़, 15 करोड़, 15 करोड़ की कीमत। और कहती है कि मैं इसलिए सिंध हाउस में आ गई हूं कि मैं अपने हल्के में नहीं जा सकती, कि मुझे शर्मिंदगी हो गई, इसलिए मैं सिंध हाउस में आके छुप गई हूं। सही कह रहे हैं, कोई तरीका है? ठीक, इस पे जरा पे बात करते हैं। आगे बढ़ाने के बजाय, चीमा साहब मेरे मोहतरम दोस्त हैं, अब वो कैसे डिफेंड करेंगे? वो अपने आप को बड़े मोअज़्ज़िज़ तरीन आदमी समझते हैं, वो कहते हैं कि जी मैं बहुत पढ़ा लिखा आदमी, मेरे पसंदीदा है, मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन वो कैसे इन लोगों को डिफेंड पूछ लेते हैं ना, आपकी मौजूदगी में अगर ये 6 महीने पहले इस्तीफा देके जाते हैं हम इन्हें वेलकम करते। नहीं, आपकी बात से कोई इख्तलाफ नहीं है, इस असलूब पे बात करते हैं। चीमा साहब, आप लोग भी वोट को इज्जत देने की बात करते हैं। आफ्ताब जहांगीर साहब ने बात की, कादिर मंदूखैल साहब जो एमएनए पीपल्स पार्टी के, उन्होंने भी ज्वाइन किया, उनको भी वेरी वार्म वेलकम। चीमा साहब पहले आप जवाब दीजिएगा। आफ्ताब जहांगीर साहब की सारी बात आपने सुनी। सबसे पहले गुजारिश ये है, आफ्ताब जहांगीर साहब तो मेरे भाई हैं और बड़े काबिल एहतराम हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, और अमूमन वो जो है बड़ी शुस्ता गुफ्तगू करते हैं, अमूमन वो मेरिट और असूलों पर बात करते हैं। उनकी तरफ आने से पहले उन्होंने जो फरमाया है, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि देखें ये शेख रशीद साहब ने जो कहा, ये गवर्नर राज की जो बात की जिसका आपने जिक्र फरमाया, जी जी जी, देखें ये तो वो साहब हैं जो आपको याद है कि जो गिरा हुआ जलाओ की बात करते थे, जो ये ओपनली कहा, मजमे से कहा मैं आग लगा दूंगा, मैं ये करूँगा, ये पूरे मुल्क में आग लगा दूंगा। इस तरह के लोग जो लाकानूनियत के दर्स देने वाले, अब यह कि इस तरह के मुशीर हों, इस तरह के दोस्त हों, यकीन जाने किसी दुश्मन की जरूरत ही नहीं होती। ठीक है, ये आपका नुक्ता आ गया। दूसरी बात देखें, सिंध हाउस में अगर आप इन प्रिंसिपल इस चीज को नहीं मेरी बात करेंगे, नहीं मेरी बात सुन ले। देखें, जो आपने कहा कि वोट को इज्जत दो, हम कहते हैं वोट को इज्जत दो का मतलब अनवार साहब ये है अवाम की राय का एहतराम किया जाए। सही बात है। देखें, बात यह है कि उनका मौक़िफ़ ये है, जो मुनहरफ MNAs हैं PTI के, कि हम अपने हलकों में नहीं जा सकते, और हकीकत ये है कि जो ये है कि PTI के साथ अब तक खड़े हैं चंद लोग छोड़ के, जिनकी ज़ाती कारकर्दगी है, जिनकी शराफत की वजह से लोग जो है उनकी परफॉर्मेंस की वजह से उनको पसंद करते हैं, जिस तरह आफ्ताब जहांगीर साहब हैं।
वरना गालिब अक्सरियत पीटीआई के अरकान की वो है जो अपने हलकों में वाकई जाना उनका मुश्किल है। उन्होंने तरीका और बताया, इस्तीफा दे और देना, नहीं, बल्ले मेरी- की सीट नहीं, नहीं, निशान पर आए हैं। मैं आज ये बात करता हूँ। तो सिंध हाउस देखिए मेरी बात सुने, में तो रहना नहीं, चाहिए। सुन तो लें। सिंध हाउस में अगर उनको ज़बरदस्ती को लेके गया है, बहुत बड़ा जुल्म है, गैर जमहूरी है, गैर आइनी है, गैर कानूनी है, ये है कि इसको कंडेम करना चाहिए अगर ज़बरदस्ती उनको को लेके गया है। लेकिन अगर वो अपनी मर्जी से गए हैं और ये है कि इस हुकूमत से इख्तलाफ कर रहे हैं, अगर 10 अफराद फ़र्ज़ करें इस हुकूमत ने, इमरान खान साहब ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जब लिया, 2 बार लिया और सबसे ज़्यादा जो वोट उनको मिले वो 178 थे जी, जबकि रिक्वायर्ड 172 हैं। जी जी। अब यह है कि उसमें से अगर 10 निकल गए, हालांकि ये 10 नहीं है, तादाद बहुत ज़्यादा है, अगर 10 निकल गए तो इसका मतलब यह है कि जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ MNAs है वो उनके पास नहीं है। अब यह है कि असूली तौर पर, अखलाकी तौर पर ये उनका फ़र्ज़ है कि वो इस्तीफा दें। अच्छा, ये तो या आपने- दूसरी बात यह है सर, आपने अखलाकियात की बात की ना, आज क्या नहीं, मेरी बात अखलाकी पोजीशन दी, मेरा सवाल भी सुनिए जी। ना। आपने कहा इखलाकी तौर पे अगर वो उनकी मेजॉरिटी खत्म हो गई तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। आप समझते हैं कि जो सिंध हाउस में MNAs मौजूद हैं PTI के, इखलाकी तौर पे उन्हें भी मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए? देखिए राजा रियाज साहब, आप अगर नून लीग के टिकट के मुतमन्नी हैं तो 2023 में इलेक्शन जब होना है, अभी इस वक्त तो वो बल्ले के निशान पे जीत के आए ना। मैं ये कहता हूं, देखें राना अफजल साहब मरहूम साहब को शिकस्त देकर आए थे ना। देखिए उसका हल क्या है? हल ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने की कोशिश करें, जो कि नहीं ले सकेंगे। जब नहीं ले सकेंगे तो फिर यह है कि ऑटोमेटिकली उसका एक लॉजिकल मैं सर कंक्लूजन तर्ज सियासत की वजह से आपका जवाब चाह रहा हूं कि ये जो छांगा मांगा में हम देखते थे MNAs दूसरी पार्टी की राशियां कर रहे हैं, यहाँ पर आपने उनकी तस्वीर देखी थी, आपको लग रहा था कि इनके दिल में हल्के की आवाम का दर्द है? आप सच के दिल से बताइएगा। मैं आपको बताऊं कि नहीं, इनमें बड़े नोबल लोग हैं, बड़े अच्छे। मैं तो खुद इनसे कहता रहा हूँ, मसलन ये कि ये जो वजिया जिनका जिक्र कर रहे थे हमारे दोस्त भाई आफ्ताब जहांगीर साहब, मैं तो खुद उनसे कहता रहा हूँ कि भाई आपका ख़ानदान मुस्लिम लीगी है और आप कहाँ ये एक PTI की सफ़ों में आप चली गई हैं, आप वापस आपकी बात ना मानी उन्होंने। अच्छा, नहीं, वो ये है कि ज़ाहिर है कि वो मुनासिब वक्त पे ही उन्होंने उसका कोई उसका रिस्पॉन्स देना था। लेकिन मैं ये यकीन है मुझे कि ये लोग जो है अवाम के प्रेशर के ऊपर, अवाम की राय के सिंध हाउस में अवाम की राय के एहतराम में इन्होंने PTI की क़यादत से बगावत की है। हबीब अकरम साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अवामी राय की वजह से इन्होंने बगावत की है। डॉक्टर निसार चीमा साहब जो PMLN के MNA, उनकी ये दलील है। आप इससे क्या हबीब अकरम साहब? राय की पैमाइश का तरीका क्या है? पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में और अमल में या जमहूरी तर्ज राय की पैमाइश का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है इलेक्शन। एक वक्त में जब इलेक्शन हुआ और इलेक्शन में एक निशान पे किसी एक जमात के साथ एक शख्स जीता और जीत के वो उस जमात के साथ मिला और फिर उसकी हुकूमत बनी, आज यकायक उसने राय आमा की कैसे पैमाइश कर ली है कि राय आमा उसके खिलाफ हो गई। तो लिहाजा इलेक्शन तो हुआ नहीं। इसका बेहतरीन तरीका, जमहूरी तरीका ये था कि जो शख्स ऐसा चाहता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग या PTI छोड़ के मुस्लिम लीग नून की तरफ जाए, तो वो आराम से इस्तीफा देता, अपने हल्के में जाता और हल्के में PMLN का टिकट लेके या किसी और टिकट पे या आज़ाद जीत कर वापस आ जाता और पार्टी से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। ये तो था एक ऐसा तर्ज अमल जिस पे किसी किस्म के कोई एतराज की गुंजाइश ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि मुझे बड़ी हैरत हो रही है, जैसे डॉक्टर निसार चीमा साहब फरमा रहे हैं, जैसे हमारे और भी बहुत सारे मुस्लिम लीगी दोस्त फरमा रहे हैं, मौलाना फजल रहमान फरमा रहे हैं, और इन सब के फरमुदात हमारे सर आंखों पे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि कैसे एक टूटते हुए प्रिंसिपल को आप कभी एक जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, कभी दूसरा जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। ये कैसे मुमकिन है कि आप एक ऐसे शख्स को कबूल करें अपने अंदर जो अपनी पार्टी को बाकायदा तौर पर आपके नाम पे दगा कर रहा है, या फिर आपका टिकट जो है, अगर आपका टिकट है तो आपके टिकट को हासिल करने का पैमाना क्या है? क्या उसके हुसूल का पैमाना यह है कि मैं धोखा दूं अपनी पार्टी को? अगर तो यह पैमाना है तो बिस्मिल्लाह, ये सारे पूरे उतरते हैं। दूसरी बात है, क्या मैं टिकट खरीदने के कोई पैसे दूं? मुझे पता नहीं है कि क्या किसी ने पैसे दिए हैं। या आपका टिकट ऐसा है कि जिसके जो देता है तो जो दिया जाता है तो साथ पैसे भी दिए जाते हैं। अब मुझे ये भी अंदाजा नहीं है। मेरे सामने जो नजर आने वाले दुनिया में काबिल कबूल
रास्ते हैं वो मैंने आपको अर्ज कर दिए हैं। बाकी सारी थ्योरियां हैं, आप इसको वो जैसे कहा जाता है ना, कानून बाजों का मोम की नाक बन जाता है, जी। तो इस मोम की नाक को जिस तरफ से चाहे मरोड़ते रहें, लेकिन बहरहाल ये सारे काम, आज की सारी तस्वीर आपके मेरे आपके हल्के के नीचे तरीन आदमी के जो गली मोहल्ले में है उस तक उसके भी मोबाइल में है। आपने ये जो तारीख रकम की है, ये अब एक लिविंग हिस्ट्री है जो हमेशा के लिए आज के दौर में रहेगी। छांगा मांगा अनवार आपने और मैंने अखबारों में पढ़ा था, जी। ये छांगा मांगा पूरी दुनिया ने देखा है, पूरे पाकिस्तान ने देखा है, पाकिस्तान के बच्चे बच्चे ने देखा है। इसके बाद आपकी नजर में, हमारे बच्चों की नजर में इलेक्शन की क्या सैंक्टिटी रह जाएगी? बिल्कुल आपसे कि इलेक्शन की क्या सैंक्टिटी रह जाएगी। कादिर मंदुखेल साहब, सर आप हैं हमारे साथ? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, नवाजिश माजरत आपको जरा दे रहे हैं। कादिर मंदुखेल साहब, आपने हबीब अकरम साहब की भी राय सुनी, तो सिंध हाउस को क्यों कर आप लोग नया छांगा मांगा आप लोगों ने बना दिया है? और ये एमपीएस यहाँ पर रहते हैं, पीपल्स पार्टी के एमएनएस भी रह रहे थे, ये पीएमएलएन और पीटीआई के एमएनएस की आप लोग मेजबानी कर रहे हैं और उनके इंटरव्यूज भी दिलवा रहे हैं। तो सर ये तो जो पीपल्स पार्टी की असूली सियासत है, जो पीपल्स पार्टी बात करती है, उस पर तो आप लोग पूरा नहीं उतर रहे। फिर तो प्राइम मिनिस्टर साहब का कल जो वो कह रहे थे, ठीक कह रहे थे कि आप जो सिंध हाउस है वो हॉर्स ट्रेडिंग का मरकज बना हुआ है। देखिए पहली बात तो ये है कि आप खुद भी बता रहे कि पीटीआई की हुकूमत टोटल 7 सीटों पे खड़ी है वफाक में, ठीक है, 4 सीटों पे खड़ी है वफाक में, 7 सीटों पे खड़ी है पंजाब में जी। और जबकि मेंगल साहब की पार्टी चली गई है तो वैसे हुआ है तो पहले दिन को बैठे। दूसरी बात यह है कि हमें कानून की, जमहूरियत की तरगीब देने वाले अभी जरा साल 1.5 साल पहले जो 7 MPA मुस्लिम लीग नून के तोड़ के पीटीआई वाली बड़े फख्र से उनको टीवी पे ला के उनको पेश कर रहे थे, तो वो क्या था? तो सर वो गलत था ना, तो फिर ये गलती का मतलब गलती दोहराना तो नहीं ना। अब अगला जुमला सुन जी। ठीक है, मैं एज ए MNA पीपल्स पार्टी, मैंने खुद पार्टी से रिक्वेस्ट की है कि मुझे सिंध हाउस में जगह दी जाए, क्योंकि अभी पिछले दिनों में जहां जमीयत की MNA के घर पे जिस तरह दावा बोल दिए, मैं रात 3 बजे तक उधर मौजूद था और वो सारी सूरत हमारे लेडीज MNA, हमारे साथ जो फैमिली है, तो हम किस तरह सिक्योर कर सकते हैं कि ये गुलू भट्टों का और ये पंजाब पुलिस के हाथों का, ठीक है, ये सारी दुनिया में मिसालें, पंजाब पुलिस जैसा दहशतगर्द पुलिस तो मेरे ख्याल में दुनिया में शायद नहीं होगा, ठीक है, तो ये सारे उन्हीं के इस्तेमाल करते हैं और इन्हीं को ये लोग करते हैं। तो राजा रियाज साहब और रमेश कुमार साहब तो पीपल्स पार्टी के MNA नहीं है ना कादिर साहब? जी 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 जी, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद जब ये चीज आ गए तो ये कोई राजा रियाज या रमेश कुमार या कोई यार सिंध हाउस में नहीं ठहरे हुए, लेकिन जहां जैसे ये मीडिया में ये चीज आ गई तो ये लोग खुद पहुंच गए, और फिर आप इस चीज की तस्दीक मैं करना चाह रहा हूं कि जब ये लोग खुद पहुंच गए तो पीछे से हमने मीडिया को भी अलाउ कर दिया। सर कैटेगोरिकली माजरत मंदुखेल साहब, उनके इंटरव्यूज चले हैं, वजिया अकरम साहब को मैंने खुद सुना, उनका मैं यहाँ रह रही हूँ, आज नहीं पहुंचे, उन्होंने जुमला इस्तेमाल किया, राजा रियाज साहब ने कहा कि वो यहाँ पर मुकीम है। मुझे एक बात बताएं, जैसे मैं पीपल्स पार्टी का MNA और मेरी जान को खतरा, मुझे इन जो लोफर जहाँ टॉक शो में हमारे साथ बैठे रहते, जैसा शहबाज गिल हो गया है या इनकी वो फिरदौस आशिक अवान की या सदाकत अब्बासी जैसे इनकी जो तमीज का पूरा 126 दिन का ट्रेनिंग दी है इमरान नियाजी ने, तो उनसे क्या उम्मीद हम रख सकते थे? जब मैं पीपल्स पार्टी के होते हुए भी मैं वहां सिंध या पार्लियामेंट लॉजेस में महफूज नहीं था, तो पीटीआई के जो इनसे इनराफ कर रहे थे क्या? और दूसरी बात ये कि जहां आप बाप की चैनल या दूसरी चैनल जो बता रहे हैं, क्या परवेज खटक को हमने बोरियां पैसे दिए जिसने काबीना के अंदर इमरान नियाजी की क्लास ली? क्या परवेज खटक साहब तो इस वक्त उनकी काबीना का हिस्सा है ना सर? देखिए ना, अब आपके अंदर पार्टी के अंदर क्या मीटिंग्स होती है मंदुखेल साहब, हमें तो इसका अहवाल नहीं ना, हम तो ये बात करें कि जो एलानिया तौर पे एक लाइन खिंची हुई है ना, आप लोगों ने तहरीक अदम एतमाद जमा कराई हुई है और पीटीआई के MNA जाहिर बात है वो ट्रेजरी बेंचेस पे बैठते हैं, तो अंदरूनी इख्तलाफात तो हर पार्टी में होते हैं, लेकिन ट्रेजरी बेंचेस वाले अगर अपोजिशन कैंप पे बैठे होंगे तो जाहिर बात है किसी बगैर किसी रगबत की वजह से बैठे होंगे ना, कोई इंसेंटिव आपने दिया होगा, ऐसे आप मुझे खुद से तो नहीं बैठ गए आके। आप मुझे बताओ कि पिछले 3.5-4 साल से पीटीआई का एक रुकन, चाहे वो कराची का हो, आमिर लियाकत हो, या वो आफ्ताब सिद्दीकी हो, या नूर आलम हो, या
परवेज खट्टक को या उनके दूसरे तीसरे हो। अच्छा। तो आप मुझे बताओ कि हमने पैसे दे किए उनको और गला हुकूमत के खिलाफ। तो ये आफ्ताब जहांगीर साहब भी है, इनसे पूछे थे, ये भी कराची के आपके एमएनए कुलीग। आफ्ताब जहांगीर साहब सुन रहे हैं आप? कादिर मंदुखेल साहब कह रहे हैं कि हमने तो जान महसूस नहीं पाई, इसलिए हम लोग वहां पर मौजूद हैं सिंध हाउस में। मंदुखेल साहब कह रहे हैं, और आपके पीटीआई के एमएनए भी शायद इसी वजह से वहां पर रह रहे हैं। आफ्ताब साहब, मुझे तो अनवार भाई समझ नहीं आई। मेरा दोस्त मंदुखेल जो है, मेरा दोस्त है, वो एडवोकेट है, वो डॉक्टरेट करने के बाद डॉक्टर बन गया, पीएचडी करने के बाद, उसके बाद वो प्रोफेसर हो गया लॉ का। जी, बड़े काबिल तरीन मेरे दोस्त हैं। उनकी आपने गुफ्तगू सुनी जिसमें कोई आपको कुछ सेंस नज़र आया? देखें कि परवेज खट्टक की मिसाल दी। हम पार्टी के अंदर रहते हुए हम इख्तलाफ कर सकते हैं। हम अपनी पार्टी की बहुत सा मैंने आपको कहा है और 10 दफ़ा आपके प्रोग्रामों में कहा है कि मुझे बेइंतहा इख्तलाफात हैं कि मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह काम होना चाहिए उस तरह काम नहीं हो रहा। लेकिन ये क्या बात है कि मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं, और मेरे बच्चे अगर इख्तलाफ करें मुझसे किसी बात के ऊपर और उसके बाद पड़ोस के घर में जाके दूसरे को कहें आज से तुम मेरे अब्बा बन गए क्योंकि मेरे अब्बा से इख्तलाफ हो गया है, अब तुम पड़ोसी जो है ना तुम मेरे अब्बा बन गए, ये कैसे हो सकता है भाई? बात यह है कि इख्तलाफ है, आप इख्तलाफ करें, खुल के करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस में करें, सब जगह करें, लेकिन अखलाकी तौर पर देखें हमने अपने नई नस्ल को क्या सिखाना है। क्या चीमा साहब चाहते हैं कि यही इसी किस्म का पाकिस्तान रहे जहां पर वफादारियां बिकती हों, है जहां पर कीमतें लगती हों? भाई हमने ये करना है कि इख्तलाफ है, इख्तलाफ रखें, लेकिन अगर आप में इतनी अखलाकी जुर्रत होनी चाहिए, आप जाते फैसलाबाद की आवाम को इकट्ठा करते, वहां तकरीर करते और वहां से लोगों से राय लेते कि क्या मुझे इस हुकूमत के साथ चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, क्या मुझे रिजाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वहां से आवाज आती रिजाइन करो, छोड़ दो, है कहते जी आज मैंने पीटीआई छोड़ दी, मैं वापस अपनी आवाम के पास चला गया। फिर उसके बाद फैसला करते, फिर आवाम से मैंडेट लेकर आते और फिर जिस जगह मर्जी बैठते, आजाद की हैसियत से बैठ जाते ऑपोजिशन में जाकर, कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करते। लेकिन यह कहा का असूल है कि आपको मिनिस्ट्री नहीं मिली, मैं बाखुदा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल, मैं कसम खा के कह रहा हूं। अच्छा और भाई कि मिनिस्ट्री मांग रहा था, समझे ना? ये लोग सब मिनिस्टर मांगे, कहते हैं कि हमें मिनिस्ट्री क्यों नहीं दी। और मैं तो खान साहब से कहता था कि खान साहब ये जितने मांगते हैं इनको दे दो, किसी को बावर्ची खाने की मिनिस्ट्री दे दो, किसी को गुसल खाने की मिनिस्ट्री दे दो, किसी को कुछ दे दो। वो तो इतनी वजारतें कहां से इस तरह तो बंदर बांट नहीं हो सकता। फैसलाबाद का ताजिर कहता है कि हमने 30 साल के बाद इतनी हमारे फैक्ट्रियां चलने लगी, चीमा साहब से पूछते थे सर, फिर मैं मुल्क में कारोबार चलने लगा, खुशहाली आ गई। सही है कि जो तरीकाकार अपना आफ्ताब भाई, तो चीमा साहब तरीकाकार तो वैसे जमहूरियत में तो यही है कि आप अपने हल्के लोग आवाम से उनकी राय पूछे, जैसे आप कह रहे हैं ना अवामी प्रेशर था, उसके नतीजे में फैसला करें। वैसे एक मुझे बताइए, जो आपकी जो नून लीग के टिकट की मुतमन्नी है और राजा रियाज साहब को दे रहे हैं, तो जो आपके अपने टिकट होल्डर थे वो महरूम हो जाएंगे राजा रियाज साहब की वजह से? नहीं, देखिए पहली बात ये है, भाई आफ्ताब जहांगीर साहब ने फरमाया कि ये क्या बात हुई कि वो जो है वो लोग एक घर छोड़ के दूसरे घर जाके उनके क्या ऐसे हमारे आप हमारे अब्बा हैं। हाँ। ये अब्बा बदलने वाला जो काम है नहीं होना चाहिए ना वैसे। ये नहीं, ये देखें ये तो जो सर है इसकी ये सबसे ज्यादा करने वाले नहीं आफ्ताब जहांगीर साहब आपके सामने तो आफ्ताब भाई ये अब्बा बदलने वाले जो लोग हैं, हाँ। उनकी गालिब अक्सरियत तो आपकी सफ़ों में है। ये शेख रशीद साहब हों, फवाद चौधरी साहब हों, इनके पता नहीं कितने तो मैं कह रहा हूं, मेरे सफ़ों में है कि जो वक्त आने पे अपना अब्बा भी तब्दील कर देते हैं। ये देख लें, ये इस तरह के लोग जो हैं हर दौर में अपने वफादारियां बदलनी है। देखिए मैं इसलिए कह रहा हूं, नून लीग ने एक हाई मॉरल ग्राउंड, मैं आपको बताऊं, देखें ये था ना हाई मॉरल ग्राउंड, आपका बयानी था वोट को इज्जत दो। साहब मेरी गुजारिश सुने, बात ये है हाई मॉरल ग्राउंड कहां गया? ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, ऑनेस्टली बताएं, अगर ये हुकूमत डिलीवर करती है, अवाम को थोड़ा बहुत भी रिलीफ मिलता, अवाम की ये इस तरह चीखें ना निकलती, अवाम का जीना इतना मुश्किल ना बना देते, ये अवाम के ये इस तरह सबक का पैमाना लबरेज ना होता, इनको सच्ची बात ये, मैं आपको हकीकत क्या है, देखें ये नहीं दो अरफी में आपको बात सुनाता हूँ। बात क्या है, असल बात ये है, ऑनेस्टली असल बात ये है कि इन तमाम लोगों को पता है कि ये बदनाम हुकूमत जो है, जो आवाम के ऊपर इतने इन्होंने मज़ालिम ढाए हैं महंगाई और बेरोज़गारी की शक्ल में, आइंदा जो है पीटीआई का जो इंतखाबी निशान है बल्ले का, वो आइंदा इलेक्शन में शिकस्त और रसवाई का सिंबल होगा। इस शिकस्त और रसवाई से बचने के लिए, बदनामी से बचने के लिए वो अपने आप को इस बदनाम हुकूमत से अलग करना चाह रहे हैं। हबीब अकरम साहब वो कह रहे हैं ये जो एक्सप्लेनेशन असल बात ये है, चीमा साहब ने, आप इस एक्सप्लेनेशन को बाय करते?
देखिए, बात यह है कि जो महंगाई है उसमें तो कोई शक नहीं है कि महंगाई है। जी। असल बात यह है कि महंगाई क्या पेट्रोल हुकूमत ने हमारे पाकिस्तान की अंदरूनी तौर पे कोई ऐसी पैदावार है या पाम ऑयल कोई ऐसी पैदावार है? पाकिस्तान के अंदर मुईशत के सवालात किसी और तरीके से हैं और उनका जो पॉलिटिकल एक्सप्रेशन है वो कुछ और है। हकीकी सवालात कुछ और है और पॉलिटिकल एक्सप्रेशन वो है जो डॉक्टर निसार साहब अभी फरमा रहे थे। और जाहिर है उनका हक है कि वो एक सियासी जमात है, वो अपनी मर्जी का पॉलिटिकल नैरेटिव क्रिएट करें। लेकिन यहाँ सवाल महंगाई और ना महंगाई का नहीं है। सवाल ये है, सवाल एक ही है बुनियादी, कि क्या वोट की इज्जत का नैरेटिव इस बात को कबूल करता है कि दूसरी जमातों से लोगों को किसी भी वजह से, टिकट की वजह से, किसी भी वजह से तोड़ के अपने पास लाया जाए और उन्हें उन्हीं जमातों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए? क्या ये इसका मतलब है वोट की इज्जत? दूसरा सवाल ये उठता है कि इसके बाद ये जो कुछ आज आप और मैं गुफ्तगू अर्ज कर रहे हैं, डॉक्टर निसार साहब फरमा रहे हैं, आफ्ताब भाई फरमा रहे हैं, कादर मंदू-खेल साहब ने भी फरमाया, ये सारे फरमुदात आपको पता है ना, अब रिकॉर्डिंग पे हैं जी। और ये सारे फरमुदात जब आइंदा जब PMLN टूटेगी और इसी तरह टूटेगी जिस तरह PTI तोड़ी जा रही है, तो उस वक्त क्या डॉक्टर निसार साहब के ये फरमुदात हम इन्हें निकाल के सुना दें? ये भी इजाजत आज ले लें। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन यह है कि अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी, जो हर पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान का असासा है जी, आप जब अपने इस अवामी असासे के इस तरह किसी भी तरीके से पैसे दे के या किसी भी तरीके से हिस्से बुखरे करेंगे, तो ये बताइए कि आप उसके बाद क्या दूसरी पार्टियां नहीं टूटेंगी? और जब ये सिलसिला शुरू हो जाएगा तो क्या पाकिस्तान में इस्तेहकाम कभी पैदा होगा? ठीक कह रहे हैं, बहुत रेलिवेंट उठाया आपने, नुक्ता उठाया। इस्तेहकाम कभी ख्वाब नहीं बनते रह गए। जी, मैं मंदू-खेल साहब से इसे जरूर जानना चाहूंगा कि कादर साहब, जब मुशर्रफ दौर में पीपल्स पार्टी से पैट्रियट बनी थी, तो मुझे अभी भी याद है कि पीपल्स पार्टी बहुत इस पर सीख-पा हुई और उन्होंने कहा हमारी पार्टी को तोड़ा गया। हबीब अकरम ने जो माजी के हवाले दिए हैं, तो सर आज जिस तरह आप लोग हमें नजर आ रहे हैं पेश मेज़बानी करते हुए और उनकी तरफ से वकील बनते हुए कि जी लोग इस वजह से सिंध हाउस में PTI के भी मुनर्रिफ अरकान मौजूद हैं या वो लोग अपनी पार्टी से शाकी हैं, तो सर फिर आप अगर आज इस चीज़ का हिस्सा बन रहे हैं तो जो माजी में हुआ था उसको इंडोर्स कर रहे हैं अपने एक्शन से इनएडवर्टेंटली? कादर मंदू-खेल साहब, देखिए हम बिल्कुल नहीं कर रहे। बुनियादी बात यह है कि हुकूमत के पास, मैंने दोबारा रिपीट करता हूँ, हमारे पास सिर्फ 10 अरकान की जरूरत थी और 10 अरकान की बजाय हमारे पास इत्तेहादी इनके 17 है। मैं आपके टीवी चैनल पे ये ऐलान करके बता रहा हूँ कि एक ताफ लीग भी हमारे साथ कमिटमेंट कर चुका है, अच्छा, MQM भी हमारे साथ कर चुका है, आप पार्टी भी कर चुका है, 17। अब हमें 10 के बजाय 17 लोगों ने हमें यकीन दिलाया, जो मैं आपको दावे के साथ करूं। वो आपका दावा अपनी जगह, मैं PTI के मुनर्रिफ अरकान की बात कर रहा हूं। नहीं, सुनो मेरी गुजारिश सुनो, मैं उसी बात पे आ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जब हमें 10 की रिक्वायरमेंट है और 10 के बजाय में 17 मिल गए, आपके साथ जाए, MQM आपके साथ जाए, बाप जाए, बेटा जाए, दादा जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इसमें हर्ज क्या? मुझे एक बात बताओ। हर्ज है ना सर, एक आप माशाल्लाह देखिए अपने इलेक्शन जीत कर आए तीर के निशान पे, कादर मंदू-खेल साहब, और वो अच्छा खासा बड़ा पोलराइज किस्म का इलेक्शन था। मुझे याद है कराची से जहां आप जीत कर आए, आपके खिलाफ जो आजकल नून लीग है, निसार चीमा समात आपके खिलाफ गई, PTI गई, MQM पाकिस्तान ने एक बात की थी, आप जीत कर आए, अब आप पीपल्स तीर के निशान पे। एक वन फाइन मॉर्निंग पता चले कि मंदू-खेल साहब कह रहे हैं जी मैं तो जाकर चीमा साहब के पंजाब हाउस में या कहीं और जगह पर बैठा हूं और मैं मुनर्रिफ हो गया हूं, तो सवाल तो उठाई जाएंगे ना फिर आपसे। आप तीर के निशान पे जीते ना सर। चले एक छोटा सा वक्फा लेते, वक्फे के बाद आते तो यहीं से कादर मंदू-खेल साहब, आफ्ताब जहांगीर साहब, हबीब अकरम साहब और चीमा साहब से गुफ्तगू को आगे बढ़ेंगे। एक छोटा सा वक्फा, दोबारा लौट के हमारे साथ रहिए। सिर्फ 1.5 लाख रुपए से बुकिंग और बहाना किस्त सिर्फ 9,500 रुपए से। मरीना स्पोर्ट्स सिटी। मज़ीद मालूमात के लिए राब्ता कीजिए। सिर्फ 1.5 लाख रुपए से बुकिंग और बहाना किस्त सिर्फ 9,500 रुपए से। वेलकम टू द न्यू होम ऑफ लाहौर कलंदर्स, मरीना स्पोर्ट्स सिटी। 042 111 333 987।
जी वेलकम बैक। कादर मंदुखैल साहब, सर मैं सवाल किया था, प्लीज जवाब दीजिएगा। जी जी जी, क्या कह रहे हैं? सर मैंने आपसे ये सवाल किया था ना कि आपका जो इलेक्शन हुआ था उसमें आप बड़े अगेंस्ट ऑड्स आप जीत कर आए और आपने पीएमएलएन मुफ्ता इस्माइल साहब जो है उन्होंने रिकाउंटिंग का कहा, फिर फैसल वाडा साहब की सीट खाली हुई थी, पीटीआई के थे, एमक्यूएम पाकिस्तान, सब ने बड़े इल्जामात भी लगाए, लेकिन आप जीत के तो आप फर्म खड़े अपनी पार्टी के साथ थ्रू थिक एंड थिन। ये तो आइडियोलॉजी हमारी होनी चाहिए ना कि जब पार्टी के साथ खड़े उनकी सीट पे आए तो उस टेन्योर में तो साथ ही रहे उसके। देखिए, यही सवाल तो आप उन अरकान से कर रहे हैं ना, मुझसे क्यों कर रहे हो? अगर मेरे हक आप लोगों ने मेजबानी कर रहे हैं ना उनकी। नहीं नहीं, देखो हम कोई मेजबानी नहीं कर रहे। ये सिंध हाउस जो है ना, ये पीपल्स पार्टी का नहीं है, ये सिंध गवर्नमेंट का है, ठीक है? सिंध गवर्नमेंट आपकी है ना? क्या सुन रहे, अब जुमला तो मुकम्मल होना। जी जी जी। अब मैं अगर कल का पंजाब हाउस में रिक्वेस्ट करूं कि यार मुझे कमरा चाहिए, तो क्या मैं मुस्लिम यूनियन का हो गया या मुस्लिम लीग पीटीआई का हो गया हूँ, क्योंकि पंजाब हुकूमत उनकी है? तो ये तो आपको पता है कि हमारे पास एज ए मेंबर पार्लियामेंट ये प्रिविलेज है हमारे पास कि हम पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान या पंजाब हाउस या सिंध हाउस कहीं भी स्टे कर सकता है। अच्छा। लेकिन बुनियादी तौर ये है कि जो हम पर इल्जामात थे कि हमने बोरियां खोल दिए वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें मैं वो रिपीट नहीं कर रहा हूँ जो पंजाब में से 7 एमपी थोड़े नून लीग है, मगर साथ साथ मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि ये जो इनका पीटीआई का आफ्ताब जहांगीर साहब की जो पार्टी इस वक्त बैठी, इसके आधे से ज्यादा लोग तो हमारे हैं, आधे से ज्यादा वजीर खजाना, वजीर इत्तला, तो ये सारे वजीर खारजा ये तो हमारे हैं, या मुशर्रफ के, तो वहां उनके ऊपर लागू नहीं होते। लेकिन मैं फिर दोबारा लागू तो होता है जब मलिक के निशान पे सीट जीत कर आ गए, तो सर लागू तो होगा ना। देखिए, मैं उस चीज पे ना कि मैं तो आपको बता रहा हूँ कि हमने जब अदम एतमाद की तहरीक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 27 फरवरी को पाकिस्तान की दुनिया की तारीखी अवामी मार्च शुरू की है, हमने तो एक गमला नहीं तोड़ा, हमने तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर शलवार कमीज नहीं लटकाया, हमने तो पुलिस अफसर को थप्पड़ नहीं मारा, ना हमने पीटीयू पे हमला किया, ना हमने कहीं और जाके ओडी के जरिए लोगों को बगावत पे तरगीब दी है। हमने तो सीधा साधा ऐन जमहूरियत के मुताबिक हमने एक ऐलान किया अदम एतमाद का, और उसके बाद इनके लोग टूट टूट के हमारा साथ दे रहे, तो हम क्या करें? दरवाजे को ताला लगा ले, नहीं कि कोई नहीं आया हमारे पास। ये आफ्ताब साहब आपने सुन लिया जी, मंदुखैल साहब कह रहे हम क्या करें, अगर लोग आपके खुद टूट टूट कर आ रहे तो हम अपने दरवाजे को ताला तो ही लगा सकते। एक्सप्लेनेशन दिए मंदुखैल साहब ने आफ्ताब साहब। अच्छा, बात यह है कि बिल्कुल 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 दरवाजे पे ताला ना लगाएं, वेलकम करें, किसने मना किया आपको? लेकिन उसका तरीक़ेकार मौजूद है ना। आप उनसे कहें कि जी आपको शिकायत है, आप पहले इस्तीफ़ा दे दें, फिर आ जाए, आपकी हम बिल्कुल मेहमान नवाजी भी करेंगे, आपको रखेंगे भी, आपको सिंध हाउस का मेहमान भी बनाएंगे हैं, और हम आपके साथ चलेंगे। पीपल्स पार्टी का टिकट दे दें किसी को नून लीग का टिकट दे दें, जाके कंपेन चलाएं और जीता के उनको लेकर आएँ जी कि जी अब ये हमारे नुमाइंदे हैं। देखिए, मैं एक बार एक बात कह रहा हूँ अनवार भाई कि ये इनकी सारी बातें सही, मैं ये मानता हूँ कि जी हमारे महंगाई है, मैं ये मानता हूँ सब कुछ है, लेकिन जमहूरियत को मजबूत करने के लिए आवाम की अदालत में जाना है। सिंध हाउस की अदालत में नहीं जाना, कायदे आज़म की अदालत, कायदे आज़म नहीं दिखाने, टिकट नहीं दिखाने, उन्हें कहना है कि आपने आवाम की अदालत में जाना है। उसको खौफ है कि राजा रियाज को कहो कि उसके हक में एक रैली निकाल ले आज, कि लोग जहां पर नारे लगाएं कि राजा रियाज जिंदाबाद, तूने बड़ा अच्छा कारनामा अंजाम दिया। ठीक। वो दूसरे जो हमारे दोस्त हैं, आप यकीन करें, मैं आपको ईमानदारी की बात बता रहा हूं, ये जितने लोग गए, अगर अनवार भाई आप पार्लियामेंट को आपकी पीटीवी कवर करती है, इनसे कहें कि पिछले 3.5 साल का पार्लियामेंट का रिकॉर्ड निकाले कि कितनी दफा खड़े होकर अपने हल्के के आवाम के मसाइल पर गुफ्तगू की है इन्होंने। अगर ये इनकी एक मेरे ख्याल में 1 या 2 से ज्यादा निकल आए 3.5 साल के अंदर कोई तकरीर, तो मेरे गर्दन काट दीजिएगा। अपने हल्के के मसाइल पे कभी गुफ्तगू नहीं की, अंदर बैठते थे पार्लिमानी पार्टी के अंदर, कहते थे कि इमरान खान हम तुम्हारे साथ हैं, कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन जब इमरान खान ने कहा कि नहीं तुम्हारे आगे बिकूंगा नहीं, तो मुझे बार्गेन करते हो, मेरे साथ ब्लैकमेलिंग कर रहे हो कि मुझे 10 करोड़ दे रहे तो मुझे 20 करोड़ दे दो, मुझे वजारत दे दो, है नहीं दूंगा। तो फिर वहां चले गए जहां पर बाजार लगा, जहां पर बेखरीदार, वो कहते हैं कि रिश्वत देने वाला भी खुश कि मेरा काम हो गया, रिश्वत लेने वाला भी खुश कि मेरा काम हो गया, लेकिन दोनों को मालूम है कि आखिरत में जहन्नम में उसको मिलेगा। रिश्वत लेने और रिश्वत देने वाला दोनों दोज़खी हैं। जी ये तो है, दोनों खुश चल रहे हैं। जी हबीब अकरम साहब बेच लिया, हमने खरीद लिया, हम बिक गए, वो बेचने वाला आ गया। ये
ठीक है, हबीब साहब मुझे ये बताएगा, ये तो अब सूरत हाल आज सामने आ गई है और अपोजिशन के पास मुनर्रफ अरकान मौजूद है और आपके सामने कादिर मंदुखेल साहब ने टीवी पे बैठ के भी दावा किया है कि क्यू लीग, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और MQM पाकिस्तान भी इनके साथ कमिटमेंट कर चुके हैं। हुकूमत के पास अगर मैं आपसे पूछूं इस वक्त क्या ऑप्शंस हैं? देखिए, अगर तो इस दावे को दुरुस्त मान लिया जाए कि सारे इत्तेहादी हुकूमत के टूट के उस तरफ जा चुके हैं, और तो फिर ये जाहिर है इसके लिए एक तरीका है कानूनी और एक तरीका है सियासी। सियासी तरीका यह है कि ये सारी पार्टियां मिलें इस्लामाबाद में, लाहौर में, कहीं बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, ऐलान कर दें, तो मेरा ख्याल है कि उसके बाद तो हुकूमत के क़याम का कोई जवाब नहीं रह जाता और फिर PMLN माफ कीजिएगा जो नो कॉन्फिडेंस की मूव है इसके ऊपर वोटिंग की भी जरूरत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि फिर असेंबली के अंदर ले जाए। अभी तक तो पार्टियों ने ये, दूसरे लोग तो बता रहे हैं कि उन्होंने हमसे कमिटमेंट कर ली, लेकिन खुद जो इत्तेहादी हैं वो अभी खुलकर सामने नहीं आ रहे जी। लेकिन यहाँ पे अनवार, आपने इस्लामाबाद में और मैंने भी पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी किंग्स पार्टीज को वजूद में आते देखा है, और जब किंग्स पार्टीज वजूद में आ रही होती है ना, तो उस वक्त इसी तरह की चीजें होती हैं कि जो रूलिंग पार्टी होती है वहां से लोग टूटते हैं, वो अपने ज़मीर की आवाज पे लंपैक कहते हुए किसी नई आने वाली जमात की तरफ चल पड़ते हैं। तो इस दफा कोई किरदार नया नहीं है, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या PDM दरअसल एक किंग्स पार्टी की हैसियत इख्तियार करते चले जा रहे हैं। अब देखना यह है कि ये किंग्स पार्टी को अवाम के वोटों की जरूरत है या महज अपनी हुकूमत के लिए इसी तरह के लोगों की जरूरत है कि पार्टियों को तोड़ते जाओ और अपने साथ मिलाते जाओ। जनरल परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तोड़ा और PMLN को तोड़ा और फिर हम बाकी रेस्ट इज अ हिस्ट्री। चीमा साहब, हबीब साहब कह रहे हैं क्या आप नई किंग्स पार्टी इन द मेकिंग है? वैसे बड़े अफसोस की बात वैसे तो शहबाज शरीफ साहब ने कौमी हुकूमत की भी बात की थी, वो भी मैं सवाल सामने रखूंगा। हम देखें, मोहतरम हबीब अकरम साहब बड़े दानिशवर आदमी हैं और अमूमन उनके तबसरे बड़े मेरिट की बुनियाद पे होते हैं, असूलों की बुनियाद पे। लेकिन मैं हैरान हूँ कि किस तरह उन्होंने ये कह दिया किंग्स पार्टी, यानी हम वो लोग, हमारी क़यादत जो सबसे ज़्यादा इनके मज़ालम का, इस हुकूमत की मज़ालम का, इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनी, इनकी इंतकामी ज़रियत पूरी दुनिया के सामने है। हम सबसे ज़्यादा विक्टिमाइज़ हमें किया गया, दीवार में चुन देने की कोशिश की गई, हमें कहा जा रहा है कि किंग्स पार्टी, ये कैसी बात है? देखें, बात ये है, मैं फिर ये कहूँगा कि देखें, असल बात जो है वो यही है कि अवाम का प्रेशर इतना ज़्यादा है, अवाम जो है, अवाम का जीना वाकई उन्होंने मुश्किल कर दिया है। 10 मेंबरान है या 20 मेंबरान असेंबली के हल्कों में सिर्फ प्रेशर है? मैं नहीं, पूरे मुल्क में है, पूरे मुल्क में है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, लोगों को पता, मैं फिर दोहराता हूँ कि अवाम का जो गैज़ो गज़ब है वो पूरी दुनिया के सामने है। देखें, 18 के बाद जितने ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हुए हैं, KP के बल्दियाती इलेक्शन, आपके नतीजे आपके सामने है, पूरी दुनिया के सामने है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगले इलेक्शन में आवाम ने PTI को निशान इबरत बना के, तो आप वेट करें फिर उस नए इलेक्शंस का। नहीं देखें, ये हालाती साजिशों से बदलने की क्यों जरूरत है? साजिश नहीं, आवाम के गैज़ो गज़ब से बचने के लिए, इस बदनाम हुकूमत की बदनामी से बचने के लिए ये है कि अपने आप को अलग कर रहे हैं वो। और दूसरी बात ये है कि हम क्यों ये है कि उनको ये कहा जा रहा है कि आप उनको टिकट या आप उनको देखें, वो कह रहे हैं ना, राजा रियाज साहब ने खुद कहा ना, नहीं देखिए, टिकट जो है बिल्कुल नहीं, डूबती हुई कश्ती से छलांग लगा रहे हैं, तो क्या उनको रेस्क्यू के लिए भी हम आगे ना बढ़े? नुकता सर यही नहीं है कि यही लोग फिर कल अगर आपको छोड़कर जाएंगे, अगर हम किश्ती जब आपकी बनेगी, मैं आपको बताऊं, मैं अनवर साहब 2002 के इलेक्शन में आपको यकीन क्यू लीग बनी तो PMNL वाले बहुत दिल गिरफ्तार रहते थे ना, हमें तोड़ दिया जी हमारी पार्टी को। ये माजी करीब की बात है, वो तो एक फौजी आमर ने तोड़ा और इस तरह तोड़ा, हमने ये कि हम तो आवाम को रिलीफ दे रहे थे। आज भी मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं फिर कहता हूँ, अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आइंदा आवाम को रिलीफ ना दे सकी, आवाम के ऊपर ये महंगाई और बेरोज़गारी किसी तरह मज़ालिम हम डालते रहे, तो ये हमारे मुंतखब अरकान को भी हक हासिल है कि वो बगावत करें। क्योंकि हम ये है कि देखें, आवाम हासिल है बगावत, बिल्कुल। अगर ये है कि अगर हम आवाम को आवाम को रिलीफ अगर हम नहीं दे सकते, आवाम के साथ वो जुल्म करते हैं जिस तरह PTI हुकूमत ने किया है, तो फिर ये हम अपने अरकान को कैसे हम ये इकट्ठा रख सकते हैं? ठीक है, सीधी बात है, वो अवाम के तर्जुमान है। अगर अवाम के साथ ये होगा तो अवाम की तर्जुमानी का हक, ये तकाजा ये है। लेकिन आप कि वो बगावत करें। डिस्कशन में वो जो हबीब अकरम साहब ने कहा था, उस अवाम की जो अभी अनवर साहब, हबीब अकरम साहब फरमा रहे थे कि उसको जांचने का तरीका वो क्या कह रहे थे ये तेल जो है, ये पेट्रोल जो है, ये क्या इंटरनेशनल मार्केट की बात कर रहे थे, ये क्या सिर्फ नेशनल को फैक्टर्स है? बात ये मैं उनसे भी कहता हूँ और आपसे भी कहता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ कि आप चेक कर लें कि 2013 और 14 में
इंटरनेशनल मार्केट में जो तेल की प्राइसेस थी तकरीबन आज भी वही हैं, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान में हमारे मुल्क में उस वक्त जो है हमारी हुकूमत में 80 रुपए पर लीटर था और आज से डबल हो चुका है। अच्छा, ये कादिर इनकी मंदू खेल साहब, नालायकी और बदइंसामी है। ठीक है, तो अब जाकर तहरीक-ए-तहरीक कामयाब होती है तो फिर नवाज शरीफ साहब और इसाक डार साहब मुल्क में होंगे? बहुत, बिल्कुल, क्यों नहीं होंगे, इंशाल्लाह बिल्कुल होंगे। अच्छा, आफ्ताब जागीर साहब, सिर्फ आप लोगों की वजह से नहीं है, आप ये उन्होंने बता दिया, खराबी है, सेहत इशू नहीं है। कादिर मंदू खेल साहब, कौमी हुकूमत की भी बात की है शहबाज शरीफ साहब ने। सर, ये हमारे आइन, जो आप तो खुद माशाल्लाह टेरियन है और लॉयर हैं, ये हमारे आइन से मावरा बात नहीं की शहबाज शरीफ साहब ने, या आप इसको एक्सेप्ट करते हैं? नहीं, आइन के कौन सा आर्टिकल से मावरा अदा हुआ है? ये कौमी हुकूमत बन सकती है, खुद से कौमी हुकूमत बना दी जाए? हम तो सुना है इलेक्शंस के जरिए जो जीतता है वो हुकूमत बनाएगा ना। देखिए, कौमी हुकूमत तो इसी को कहते हैं कि पाकिस्तान की टॉप सियासी पार्टियां एक हुकूमत में शामिल हो तो उसको कौमी कहते हैं। अगर ये जो हवा की तरह एक और वो 5 साल के लिए बन सकती है और हवा की तरह ये वापस जाएगी तो आप उसको कौमी थोड़ी कहेंगे। कौमी हुकूमत तो यही है कि पाकिस्तान की सारी टॉप की पार्टियां एक पेज पे है और वो एक हुकूमत बनाना चाह रहे हैं तो उसको कौमी कहेंगे। और पीटीआई को नहीं शामिल किया ना उन्होंने, कहा माइनस पीटीआई, तो फिर पीटीआई को भी शामिल करके फिर कौमी हुकूमत। पीटीआई को तो हम जमात समझते ही नहीं है ना। पीटीआई के अंदर जितने भी लोग मौजूद है तो ये 95% तो दूसरी पार्टी के लोग हैं, तो इसके पास कौन? आफ्ताब साहब, आपकी तो पार्टी हैसियत ही को नहीं मान रहे। मंदू खेल साहब, मंदू खेल साहब मैं तो पीटीआई से पार्टी नहीं है, नहीं ये हवा जमात की नहीं तरफ आया, समझते। हवा की तरफ जाएगी। अच्छा, तो आप समझते हैं कि सारी पार्टियां मिल जाएं तो वो कौमी हुकूमत होगी और वो और कौमी हुकूमत बना रहे पीटीआई के अगेंस्ट में, हवा की तरह जाएगी। 23 साल की 24 साल की मेहनत हवा की तरह जाएगी और कौमी हुकूमत बना रहे हैं। अगर इतनी हिम्मत है तो फिर आओ ना मैदान में, अभी आएंगे इंशाल्लाह। वो कह रहे हैं 2023 में आपको बताएंगे 2 तिहाई अक्सरियत लेकर आएंगे। सुन लिया मंदू खेल साहब, वो तो आपको चैलेंज कर रहे हैं। हबीब अकरम साहब, सर, कौमी हुकूमत के बारे में आपकी क्या राय है? वो मुझे चैलेंज ना करे यार यही तो बात है, हजारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, लेकिन फख्र करता हूं इस दम निकलने पर। हबीब अकरम साहब, कौमी हुकूमत के हवाले से आपकी क्या राय है सर? ये आप समझते हैं कोई नहीं उड़ रहा, कोई नहीं उड़ रहा। वो वही परिंदे हैं जो परिंदे ही नहीं थे। जी जी, वो तुम लोगों ने भेजे हुए थे, तुम्हें पता था कि इनको भेजो, फिर इनसे वादा किया हुआ जी, था लास्ट वर्ड जी, हबीब साहब, लास्ट वर्ड देंगे, तुम जाके अंदर गद्दारी करो। सर, कौमी हुकूमत आपने बनानी है, चलिए आइंदा इलेक्शन के बाद बना लीजिए तो, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उससे बाहर रखिए। तो आप क्या समझते हैं, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक मेंबर भी अगर असेंबली में हिज़्ब इख्तिलाफ के तौर पे बैठा होगा, फर्ज कर लिया सारी जमातों पे मुश्तमिल एक हुकूमत बन गई, तो इसका मतलब है वो बात तो ठीक हो गई कि ये सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे अल्टीमेटली। क्या ये एक न्यू एंट्रेंट इनटू पॉलिटिक्स जो है उसको निकालने के लिए सब लोग इकट्ठे होना चाहते हैं और उसको कौमी हुकूमत का एक्सरसाइज करार देना चाहते हैं? अगर ऐसी है तो बिस्मिल्लाह करके देख लें। चूंकि इलेक्शन भी इन्होंने लड़ना है और माशाल्लाह अब हालात भी इनके लिए बड़े मौजू हो चुके हैं। अच्छा, अब मामलात हैं, फिर टिकट भी इनके बहुत ज्यादा, टिकट के लिए लोग अपनी जमीर की आवाज पे लब्बैक कहने लगे हैं, तो जाहिर है फिर कौमी यही बात जो पीटीआई की हुकूमत बन रही थी तो ये सारे जो परिंदे उधर उड़ रहे थे उस वक्त आपने तजिया नहीं किया था? हबीब साहब कह रहे हैं उस वक्त आपने तजिया नहीं किया था। ये सवाल है, लास्ट में जवाब दीजिएगा। ये सारे जब पीपल्स पार्टी के और मुशर्रफ के लोग जो पीटीआई में शामिल हो रहे थे जी, तो आप कहाँ थे, कौन से चैनल पे थे? कह रहे हैं आप। अनवर भाई, मैं जवाब दे दूं? हबीब साहब से पूछा है सर। जनाब अली, अर्ज करता हूं कि मैंने उस वक्त भी ये सब कुछ किया था। और दूसरी बात, एक सिटिंग एमएनए के एक जगह से दूसरी जगह जाने को कुछ और कहते हैं, एक हारे हुए शख्स की एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी को इलेक्शन से पहले जाने को कुछ और कहते हैं। ठीक, इंटरप्रिटेशन आ गई, वक्त मेरा खत्म हो जाता है। थैंक यू वेरी मच कादिर मंदू खेल साहब, आपने हमारे साथ शिरकत की। हबीब अकरम साहब, आफ्ताब जहांगीर साहब, डॉक्टर निसार चीमा साहब और बेस्टर साहब ने अपना नुक्ता नज़र पेश किया। व्यूअर्स, ये आज की इवॉल्विंग पॉलिटिकल सिचुएशन है, आने वाले दिनों में हम इसका अहाता करते रहेंगे। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और प्रोग्राम 10 तक की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।